नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है क्यों एक माँ जिसने अपनी बीमारी का इलाज छोड़कर अपने बेटे को पढ़ाया, आज उसी ने अपने ही बेटे को कर दिया पुलिस के हवाले। आखिर क्या हुआ ऐसा? आइए जानते हैं आज की कहानी में कि आखिर क्यों एक माँ ने अपने ही बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह कहानी है सुष्मिता जी, उनके पति वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे प्रियांशु की, जिसने अपने स्वार्थ के चलते अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा किया कि मजबूरन उसकी माँ को एक सख्त कदम उठाना पड़ा और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। प्रियांशु, बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना बड़ा डोनेशन दे सकें। और फिर भला यह कौन सी बात हुई कि डोनेशन देंगे तभी उस कॉलेज में एडमिशन होगा? यदि तुम्हें पहले से ही उस कॉलेज में एडमिशन करने की इतनी ही चाह थी, तो तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यदि तुम अच्छे नंबरों से पास होते तो हमें डोनेशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सुष्मिता जी ने अपने बेटे प्रियांशु से कहा, तो झट से प्रियांशु ने जवाब दिया, अरे वाह माँ, यह अच्छा है। आप लोग अपनी सारी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ना चाहते हैं और इसका जिम्मेदार भी आप मुझे ही ठहराना चाहते हैं। पहले तो आपने मेरा दाखिला उस सरकारी स्कूल में करवा दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे शुरू से ही सरकारी स्कूल में मत पढ़ाइए, लेकिन आप थीं कि आपने मेरी एक न सुनी और मुझे उस 2 कौड़ी के स्कूल में पढ़ने भेज दिया। और जब आज मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो इसका जिम्मेदार भी आप मुझे ही ठहरा रही हैं। सुष्मिता जी अपने बेटे को फिर से डांटती हुई बोली, अच्छा बेटा, इसमें भी हमारी ही गलती है। तो फिर तू एक बात बता कि अब की बार हमारी पड़ोसन का बेटा पूरे ज़िले में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ है। वह भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था ना, जिस कॉलेज से तूने पढ़ाई की है। अब बता कि इसमें किसकी कमी है, तुझ में या कॉलेज में? जब तू पढ़ेगा ही नहीं तो कॉलेज उसमें क्या कर लेगा, या कोई टीचर उसमें क्या कर लेगा? एक तो कुछ करना नहीं चाहता तू, ऊपर से जुबान लड़ाने के मामले में सबसे आगे रहता है। इस बार गुस्से में झुंझलाता हुआ प्रियांशु बोला, देखो माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अब तक तुमने जो किया मैंने सब सहन किया, लेकिन अगर अब भी तुम मेरी नहीं मानोगी तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर गुस्से में प्रियांशु घर से बाहर चला गया। जब प्रियांशु के पिता वीरेंद्र जी ने उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखा, तो घर के अंदर घुसते हुए वीरेंद्र जी बोले, प्रियांशु, यह कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? क्या तू इतनी भी तमीज़ खो चुका है कि तुझे अपनी माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए? हद है, हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। फिर यह बदतमीजी तूने कहाँ से सीखी? चल, अपनी माँ से माफ़ी मांग। इस पर प्रियांशु अपने पिताजी से बोला, पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इस बार इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसमें मेरे बाकी के दोस्त एडमिशन ले रहे हैं। फिर चाहे कैसे भी हो, आप मेरा दाखिला वहाँ करा दो। अगर थोड़े बहुत पैसे फालतू जा रहे हैं तो कौन सी आफत आ जाएगी? वीरेंद्र जी ने घर के माहौल को शांत करने के लिए अपने बेटे से कह दिया कि ठीक है, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ, पर अभी तू जाकर उससे माफ़ी मांग। जिस तरीके से तूने उससे बात की है ना, वह नाराज़ हो गई होगी और तेरे चक्कर में मुझे भी डांट पड़ जाएगी। हंसते हुए वीरेंद्र जी ने अपने बेटे प्रियांशु से कहा। तब
उनका बेटा प्रियांशु झट से अपनी माँ के पास गया और उनकी गोदी में अपना सिर रखकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आज मैंने जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आपके सामने आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब बेटे ने अपनी मासूमियत के साथ सुष्मिता जी से माफ़ी मांगी तो उन्होंने भी बेटे को झट से माफ़ कर दिया। अब बेटे की खुशी को देखते हुए वीरेंद्र जी और सुष्मिता जी ने अपने बेटे प्रियांशु का एडमिशन इस कॉलेज में करवा दिया जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहता था। और आखिरकार प्रियांशु इस बात से बहुत खुश हुआ कि चाहे देर से ही सही पर उसके माँ बाप ने उसकी बात मान ली। अब तो प्रियांशु फूले न समाता और खुशी से हमेशा झूमता रहता। जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी तभी जाने कैसे कैसे करके बेचारे वीरेंद्र जी और सुष्मिता जी ने उसका खर्चा चलाया। उसकी फीस देने के लिए भी वे दोनों कई कई महीनों से लगातार बचत किया करते 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 सुष्मिता जी त्योहारों पर न अपने कपड़े बन पाती न अपने जेवर आदि। सब कुछ उन्होंने गिरवी भी रख दिए थे जो भी जेवर उनके पास थे। और वहीं वीरेंद्र जी अपनी सभी ज़रूरतों को छोड़कर अपने बेटे की ज़रूरत पर दोनों ही ध्यान दे रहे थे और पाई पाई करके पैसे जोड़ रहे थे। जैसे तैसे करके वह हर साल अपने बेटे की फीस जमा कराते। देखते ही देखते अब इस साल उन्होंने अपने बेटे की तीसरी फीस भी जमा कर दी। और क्योंकि बेटे की पढ़ाई इस साल पूरी होने वाली थी तो वह थोड़े से निश्चिंत तो थे ही कि अब तक उन पर जो प्रेशर पड़ रहा था उनके बेटे की फीस का, वह प्रेशर लगभग खत्म हो जाएगा। और दूसरी ओर वही बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह भी कोई काम धंधा ढूंढ लेगा। उसके भविष्य की भी चिंता खत्म हो गई थी। और वहीं जब बेटा काम आएगा तो अपने माँ बाप का हाथ भी बटाएगा। तो अब तक उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जितना भी कर्जा लिया था वह उस सब को भी पटा देगा। अब जब बेटे की पढ़ाई पूरी हुई तो वह अपने घर वापस आ गया। लेकिन इस बार भी वह केवल पास हुआ था। उसके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे और आते भी कैसे, क्योंकि उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वह जो एक बार अपने माँ बाप से दूर हुआ तो बस अपने याराने में ही उसने 3 साल गुजार दी और जैसे तैसे करके बस पास हो गया। तो ऐसे में उसे आसानी से नौकरी तो नहीं मिल सकती थी, इसीलिए वह अपने माता पिता के पास गांव आया। गांव जाकर कुछ दिन उसने ऐसे ही बिताए। जब ऐसे ही कई महीने बीत गए तो सुष्मिता जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, फिर तू कहीं नौकरी क्यों नहीं लगा लेता, जिससे 2 पैसे का रोजगार हो जाएगा। 2 पैसे कमाएंगे तो हमारा भी सहारा लगेगा। तेरे बापू ने जिन लोगों से तेरी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था वह भी उतर जाएगा। अब तेरे अलावा और कोई उम्मीद बची ही कहाँ है बेटा। खेतों में जो फसल थी वह केवल खाने लायक है, क्योंकि बाकी की ज़मीन तो तेरे बापू ने तेरी पढ़ाई के चक्कर में गिरवी रख दी। अब तू फटाफट अच्छी सी नौकरी लगा और हमें उस कर्ज से मुक्त कर। अब प्रियांशु अपनी माँ से भला क्या ही कहता। वह उन्हें किस मुंह से बताता कि दरअसल कॉलेज में कंपनियां तो बहुत आईं, क्योंकि उसका एडमिशन वास्तव में एक बहुत अच्छे कॉलेज में कराया गया था। लेकिन वह किसी एक कंपनी में भी नौकरी ना कर सका, जिसका कारण था उसका पढ़ाई में कमज़ोर होना।
वह अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता फिरता था और जैसा वह खुद था वैसे ही उसने दोस्त बना लिए थे, जिससे ना तो उसका कभी पढ़ने का मन करता और अगर कभी गलती से उसके हाथ में किताब आ जाती तो उसके वह निकम्मे दोस्त उसके हाथ से किताबें छीन लेते। बस इसी कारण से बेचारे प्रियांशु की पढ़ाई एकदम जीरो थी। और जिस बच्चे की पढ़ाई एकदम जीरो हो उसे भला कौन ही अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहेगा, जिसे ना कुछ आता हो ना जाता हो। ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में नौकरी देकर भला कोई इंसान अपनी कंपनी की रेपुटेशन क्यों खराब करेगा। लेकिन प्रियांशु यह सब चीज अपने माँ बाप को नहीं बता सकता था। उसने अपनी माँ के आगे गर्दन हिला दी और बोला, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं कहीं सही सी जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही नौकरी ढूंढ लूंगा। सुष्मिता जी ने और वीरेंद्र जी ने अपने बेटे से एक और बात छुपाई थी और वह बात यह थी कि जिस समय उनका बेटा शहर में अपनी पढ़ाई कर रहा था, इस दौरान एक दिन अचानक से सुष्मिता जी को बहुत तेज खांसी होने लगी। उन्होंने जब इस बारे में वीरेंद्र जी को बताया तो वीरेंद्र जी उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि सुष्मिता जी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसके लिए उन लोगों को लापरवाही न करते हुए शहर के अच्छे से अस्पताल में दिखा लेना चाहिए। पहले ही बेटे की पढ़ाई में वे दोनों इतने पैसे खर्च कर चुके थे कि उनके पास फालतू कोई पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वीरेंद्र जी ने पैसों का इंतजाम किया और अपनी पत्नी को लेकर एक दिन शहर के अस्पताल पहुंचे, जहां जांच करने पर पता चला कि सुष्मिता जी को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके चलते उनकी जान भी जा सकती है यदि समय से उनका इलाज ना कराया गया तो वे शायद उन्हें खो सकते हैं। यह बात सुनकर वीरेंद्र जी के भी हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। पर जब सुष्मिता जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति की हिम्मत बंधाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है और फिर डॉक्टर बीमारी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं ताकि इंसान डर के मारे इन्हें जितना पैसा ये बोलें उतने ही पैसे दे दे। मुझे इतनी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप परेशान मत होइए। एक बार बेटा पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद हम अच्छे से इलाज करवा लेंगे। बस यही सब सोचकर सुष्मिता जी ने वीरेंद्र जी को शांत कराया। लेकिन वीरेंद्र जी, उन्हें तो अपनी पत्नी की जान की चिंता थी। ना वह बचत करके पैसे जोड़ रहे थे ताकि अपनी पत्नी का इलाज करा सकें और अब तक लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका था और वीरेंद्र जी ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे और इसीलिए वे अपने बेटे से उम्मीद कर रहे थे कि यदि वह ठीक सी नौकरी कर ले तो अपनी माँ का इलाज भी करा सकेगा। लेकिन वह उसे इसीलिए कुछ भी नहीं बताना चाहते थे कि कहीं सच जानने के बाद वह और ज्यादा परेशान ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। लेकिन उनका बेटा, वह तो एक नंबर का नालायक था। हमेशा इधर उधर घूमने में ही लगा रहता। जब घर वालों ने उस पर दबाव बनाया कि अब उसे नौकरी लगा लेनी चाहिए तो उसने नौकरी लगाने की बजाय घर वालों के सामने ऐसा दिखावा किया कि वह नौकरी करने लगा है और ऐसे ही अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता। सुबह तैयार होकर घर से निकल जाता और इधर उधर मटर गश्ती करता फिरता। अब धीरे धीरे महीना पूरा होने को आया
तो वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी दोनों ही इस उम्मीद में थे कि इस महीने बेटे की पगार से कुछ सहारा लग जाएगा। लेकिन महीना पूरा होते होते जब उन्होंने बेटे से उसकी तनख्वाह के बारे में पूछा तो वह सकपका गया, क्योंकि वह तो कहीं काम ही नहीं कर रहा था बल्कि अपने माँ बाप को धोखा दे रहा था। और वह बेचारे दोनों अपने बेटे से बातें करते तो उसे समझाते कि उन्हें पैसों की कितनी ज़रूरत है, इसीलिए उसे इधर उधर घूमने से अच्छा है कि वह मन लगाकर काम करे, जिससे कि दो पैसे फालतू आए। गांव के कितने बच्चे गांव से बाहर जाकर पैसे कमा रहे हैं, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन वह बेचारे दिन रात काम करते हैं, तब जाकर अपने घर का हिसाब किताब बना पाए हैं। बस उन्होंने भी यही सोचा कि हमारा बेटा भी थोड़ी मेहनत कर ले, और यह तो इतना पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर लेगा। लेकिन उनका बेटा तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, ना पढ़ना चाहता था और ना ही अब काम करना चाहता था। लेकिन अब उसके माता पिता ने उससे उसकी तनख्वाह के बारे में कहा तो वह सोचने लगा कि आखिर वह पैसे कहाँ से लेकर आएगा और कैसे अपने माता पिता के हाथ में पैसे रखेगा, क्योंकि वह तो काफी समय से बस उससे उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके बेटे की नौकरी लगे और उसकी तनख्वाह मिलने लगे, जिससे उन्हें कुछ सहारा हो। अब तो प्रियांशु हर समय बस यही सोचता रहता कि आखिर मैं कैसे पैसों का जुगाड़ करूं, कहाँ से पैसे लेकर आऊं। मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है। वह हर वक्त किसी सोच में डूबा रहता था। एक दिन रात को जब वीरेंद्र जी अपनी पत्नी के इलाज के लिए बचाए हुए पैसों को उस डब्बे में डाल रहे थे, जिसमें अब तक वह पैसे जोड़ते आ रहे थे, तो उनके बेटे ने उन्हें देख लिया। और जैसे ही वह अपने कमरे में आराम करने के लिए गए कि उनका बेटा आया और उसने डब्बे में से 12,000 रुपये निकाले और अगले ही दिन अपने माँ बाप के हाथ में वह पैसे रख दिए और बोला, पिताजी, यह मेरी पहली तनख्वाह है। और बोला कि अभी मैं ट्रेनिंग बेस पर हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, बाकी के लिए अब बस इतने ही पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए अभी आपको इसी से काम चलाना होगा, बाद में तनख्वाह बढ़ जाएगी। उन पैसों को देखकर दोनों पति पत्नी, सुष्मिता जी और वीरेंद्र जी, दोनों ही बहुत खुश हुए। इसलिए नहीं कि उनके हाथ में पैसे आ गए थे, बल्कि इसलिए कि यह उनके बेटे की पहली कमाई थी। आज वह दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्हें एहसास था कि शायद अब उनका बेटा कामयाब हो चुका है, वह अपना जीवन सुख से काट सकता है और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जो सोच रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। उनका बेटा तो किसी और ही राह पर चल पड़ा है। वह एक नंबर का झूठा, धोखेबाज और मक्कार है। साथ ही साथ वह बहुत बड़ा कामचोर भी है, जो कुछ नहीं करना चाहता। जो भी सच्चाई होती है एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। सच को कोई कितने दिन छुपा सकता है। एक दिन वीरेंद्र जी ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाने का सोचा। जब उन्होंने डब्बे में पैसे की गिनती की तो पाया कि डब्बे में 24-25 हजार रुपए कम थे। आखिर कैसे? क्योंकि वे तो उसमें डब्बे में पैसे डालते ही रहते थे, लेकिन हर रोज नहीं गिनते थे। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वह हफ्ते में कितने पैसे डाल चुके हैं, और 24-25 हजार उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी, जिसे उन्होंने पाई पाई करके अपनी पत्नी के इलाज के लिए जोड़ा था। अब वे सोचने लगे
कि इतने सारे पैसे आखिर कहाँ चले गए। अब वह बेचारे क्या करें और कहाँ से अपनी पत्नी का इलाज कराएं। वीरेंद्र जी अपनी मजबूरी पर रोने लगे और वहीं सर पकड़कर बैठ गए। वे बेचारे अपना सर पकड़कर बैठ गए और वहीं रोते रहे। रोते रोते वह पछता रहे थे। क्या फिर क्यों उन्होंने उन पैसों को अपने बैंक में न डाल दिया, या फिर संभाल कर क्यों नहीं रखा। पर वे सोचने लगे कि घर के अंदर से बंद डब्बे में से कोई कैसे पैसे चुरा सकता है। यह किसी घर के बाहर के आदमी का काम तो नहीं हो सकता। पर वह सोचने लगे कि आखिर कौन चुरा सकता है इन पैसों को। फिर उन्होंने सोचा कि उनके बेटे के कुछ दोस्त घर पर आते जाते रहते हैं, तो क्यों ना एक बार यह जांचने के लिए कि पैसे किसने चुराए हैं, फिर से उस डब्बे पर नजर रखी जाए। उन्होंने इस बारे में सुष्मिता जी को भी सब कुछ बता दिया। अब सुष्मिता जी भी बहुत परेशान थीं और उन्होंने अपने बेटे से भी इस बारे में बात की कि किसी ने डिब्बे से पैसे चुरा लिए हैं और वह पैसे मैं तेरी माँ के इलाज के लिए मैं जमा कर रहा था। वह बहुत समय से बीमार है, लेकिन हम तेरी पढ़ाई के चलते तेरी माँ का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन अब तो तू भी हमें बहुत मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान जाने कौन सी परीक्षा ले रहा है। तुझे तेरे दोस्तों में शक है क्या किसी पर? अब प्रियांशु क्या कहता, क्योंकि सच में तो वह पैसे उसी ने चुराए थे। वह किस मुंह से किसी और का नाम लेता। वह ना में गर्दन हिलाता हुआ बोला, नहीं पिताजी, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। आगे से आप पैसों को किसी और जगह पर रखिएगा। अब वीरेंद्र जी और उनकी पत्नी दोनों सोचने लगे कि इसे अपने दोस्तों पर इतना भरोसा है, पर घर में कोई और आता भी नहीं है, तो क्यों ना असली चोर को पकड़ने के लिए कोई प्लान बनाया जाए। अब उन दोनों ने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। डब्बे को एक दिन वीरेंद्र जी ने उसमें पैसे डालकर वहीं रखा छोड़ दिया, और वीरेंद्र जी ने उस डब्बे में पैसे भी तब डाले थे जब प्रियांशु के सभी दोस्त घर में उपस्थित थे। अब रात के समय वीरेंद्र जी और सुष्मिता जी चोर के आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे रात गहराने लगी और अब रात के 12 बज चुके थे कि तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज होते ही वीरेंद्र जी और सुष्मिता जी चौकन्ने हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो पता चला कि कोई किचन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने हाथों में डंडा ले लिया, जिससे कि वे उस चोर को अपने काबू में कर सकें, इससे पहले कि वह उन्हें मारपीट करके उनके साथ कोई और अनहोनी करे। उन्होंने जैसे ही चोर किचन से पैसे चुराकर बाहर निकलने लगा कि दोनों पति पत्नी ने डंडों से पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया और इधर पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस चोर का चेहरा देखा कि वह दोनों चौंक गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वह चोर तो उनका अपना बेटा ही था। अब वे दोनों क्या करते। अपने बेटे की इस हरकत पर दोनों बहुत शर्मिंदा थे। अब जैसे ही उन्होंने यह पाया कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा ही है, तो वीरेंद्र जी पुलिस को फोन करके मना करने लगे कि उन्हें अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी सुष्मिता जी ने उनके हाथ से फ़ोन पकड़ा और पुलिस को बोला कि वे लोग आ जाएं, उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। पुलिस जाकर उस चोर को गिरफ्तार करके ले जा सकती है। अपनी माँ की बातें सुनकर आश्चर्य और दया की दृष्टि से प्रियांशु अपनी माँ की ओर देखने लगा, लेकिन वह उसकी ओर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, तुझे अपने ही घर में
चोरी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तूने एक बार नहीं सोचा कि यह सब पैसे किस लिए हैं, किस लिए नहीं है? आखिर हमने तेरी परवरिश में क्या कमी की थी जो तू ऐसा निकम्मा, नालायक और बिगड़ा हुआ है? आखिर हमने तेरे पालन पोषण में क्या कमी की? तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, हमेशा तेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। जो तूने कहा हमने तुझे ला कर दिया, लेकिन फिर भी तूने हमारे साथ ऐसा किया। और जो भी हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो हमारा बेटा है। गुनहगार चाहे जो भी हो, उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है कौन नहीं, कि इतनी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सुष्मिता जी ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी के इल्जाम में उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने उनके घर से कितने पैसे चुराए हैं और क्या क्या किया है। लेकिन जब पुलिस वालों को यह पता चला तो वह भी चौंक गए कि आखिर एक माँ अपने ही बेटे को कैसे गिरफ्तार करवा सकती है। लेकिन जब सुष्मिता जी की बातें सुनी तो पुलिस वालों को भी एहसास हुआ कि यदि हर माँ ऐसी सोच रखने वाली हो तो शायद कोई भी व्यक्ति गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। सुष्मिता जी ने उन पुलिस वालों को भी कहा कि सर, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया था क्योंकि हमारे घर में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। यदि इसकी जगह कोई और होता तब भी मैं उसे सज़ा दिलवाती, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि यह मेरा बेटा है मैं इसे छोड़ दूं? यह तो नाइंसाफ़ी होगी ना सर। और फिर वैसे भी अगर आज इसे इसके किए कर्मों की सज़ा ना मिली तो यह आने वाले समय में शायद इससे भी बड़ा कोई गुनाह कर बैठे। जब बच्चा गलती करता है तो यह एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि वह अपने बेटे को सही और गलत के बीच फ़र्क समझाए। उसके लिए कई बार माँ को कई अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को बहुत प्यार से सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाते हैं, लेकिन यदि तब भी बच्चा ना समझे तो थोड़ी शक्ति से उसे भी समझाना पड़ता है। लेकिन मेरे बेटे ने तो शायद कसम खा ली थी कि मैं इसे कितना भी समझाऊं, यह नहीं समझेगा। तो अब इसे इसके कर्मों की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस सज़ा को याद रखकर यह भविष्य में कोई छोटी सी छोटी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचे। पुलिस वालों ने भी जब सुष्मिता जी की यह बात सुनी तो वे बहुत गौरवान्वित हुए कि सचमुच कितनी अच्छी सोच है उनकी। यदि हर माँ ऐसा ही सोचे और अपने बच्चों की गलत हरकत पर उसे सजा दे तो अगली बार उसका बच्चा कोई भी गलती या गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। सुष्मिता जी का बेटा कुछ महीने के लिए जेल चला गया और उन्होंने भी अपने बेटे को जेल से बाहर नहीं निकलवाया। जब उनके बेटे को कुछ समय बाद जेल से निकलवाया गया तो गांव में सब उसे चोर, निकम्मा, झूठा और नालायक कहते थे। लेकिन जब घर के आस पड़ोस के बच्चे प्रियांशु को यह सब बातें कह रहे थे, तब सुष्मिता जी ने आगे बढ़कर अपने बेटे का साथ दिया और उन बच्चों को सारी बातें समझा दी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब प्रियांशु को भी सारी बात समझ आ चुकी थी और उसने अपने माँ बाप के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। मम्मी पापा, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके कारण आपको शर्मिंदगी महसूस हो। प्रियांशु के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा, बेशक वह पढ़ने में होशियार ना हो, लेकिन फिर भी आज तक उसकी इतनी बदनामी नहीं हुई थी जितनी अब हुई थी। इससे उसे बहुत शर्म भी महसूस हुई और अब भविष्य में उसने ऐसी कोई भी गलती ना करने का फैसला कर लिया। उसने
गांव के आसपास ही किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया, जैसे कि गांव के अन्य बच्चे करते थे। लेकिन क्योंकि वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, इसीलिए वह धीरे धीरे अपने कार्य में निपुण होने लगा और तरक्की करने लगा। अब वह अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखता है और पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपना काम करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी आज की कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।